सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक बात ध्यान रखें, हमने पुलिस टारगेट बैच शुरू किया था। इसके तहत हम रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास और एमसीक्यू क्लास लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल क्लास है वो भी चल रही है। फंडामेंटल क्लास के तहत हमने ज्योग्राफी शुरू की है। इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुके हैं। यदि आपको ज्योग्राफी को वास्तव में सीखना है तो आप लेक्चर 3 है ये, इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप एक बार देख लें, उसके बाद लेक्चर 3 पर आए। तो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, और जिसको ज्ञान का विज्ञान आता है वही व्यक्ति समझदार है, वही व्यक्ति कुछ जीवन में कर सकता है। आपको आज मैं बता दूं, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन ही हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, मिट्टी में मिला दिया, उसको याद दिला दिया बाप बाप होता है, बाप से पंगा ना लेना। कारगिल विजय दिवस जब हुआ, हमने कारगिल ऑपरेशन शुरू किया, उसे हमने ऑपरेशन विजय कहा था। क्या कहा था? ऑपरेशन विजय कहा था। इससे एक साल पहले पाकिस्तान और भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय हमने परीक्षण किया परमाणु का और हमने परमाणु बम को बना दिया था। उस ऑपरेशन का नाम हमने रखा ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नाम रखा। यदि आपको नहीं पता हो, यह हमारा पहला परमाणु परीक्षण नहीं था। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री थी, तब भी हम एक ऑपरेशन कर चुके थे, विस्फोट कर चुके थे और परीक्षण कर चुके थे। हमने उसका नाम रखा था बुद्ध मुस्कुराए। क्या रखा था? बुद्ध मुस्कुराए। हमसे पूछा किसी ने, क्या तुमने परमाणु बम किया? ना बाबा ना, हम ऐसे काम नहीं करते। हमारे यहाँ तो बुद्ध मुस्कुराए थे और उसी में परीक्षण हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 1998 में जब हमने परीक्षण किया था, उस समय क्या था, अमेरिका को शक था हम पर। अमेरिका को हम पर शक था कि हम परमाणु परीक्षण ना कर दें, तो लगातार वो हमारे पोखरण पर निगरानी रखे हुए था। हमने उसको बेवकूफ बना दिया, उल्लू बना दिया। और कैसे बनाया? हमने अपनी सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर भगा दी। अमेरिका को लगा कि अब तो हुई लड़ाई, कि अब हुई लड़ाई। उसने अपने सारे सैटेलाइट पाकिस्तान सीमा पर लगा दिए। इतनी देर थी कि हमने परमाणु बम फोड़ दिया। अब अमेरिका करे ये क्या हुआ? अरे मैंने कही कुछ नहीं, हम भारतीय हैं, हम काम निकालना जानते हैं। तुम तो गोरी चमड़ी वालों अभी ज्ञान प्राप्त किया है, हम सदियों से ज्ञानी हैं। हमारे जो आचार्य थे ना, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए थे जो छोटा सा काम है। लोग गर्दन काट के गर्दन लगा देते थे। अरे गणेश जी को देखो, क्या है, आदमी का शरीर और पशु की गर्दन, क्या ऑपरेशन किया, मस्त, एकदम मस्त। ऐसी घटनाएं हमारे इतिहास में होती रही, तो तुम जैसे गोरी चमड़ी वालों को बेवकूफ बनाना क्या बड़ी बात थी? तो हमने कर दिया और परमाणु बम। इससे क्या हुआ? पाकिस्तान और इंडिया में तनाव पैदा हुआ। पाकिस्तान था चोर। क्यों था? 1947 में हमने कान पर दिया, कहा कि अब ऊधम करेगा, उसने नहीं किया। फिर 1965 में फिर उसकी खलबली मची, क्योंकि हमारा चीन से युद्ध हुआ और चीन से हमारी हार हो गई। कारण क्या था? चीन ने हमें धोखे से हरा दिया। धोखे से हारे नहीं तो धोखे से हार गए। तो पाकिस्तान को लगा कि कमजोर है। हमने फिर कहा बाप बाप होता है, कितना भी कमजोर हो फिर भी तुम्हें तो ठोक ही देगा। उसको शांत कर दिया। 1971 आई, उसने क्या किया? पूरी बांग्लादेश को अपने कब्जे में किया। इंदिरा गांधी जी की सनक गई, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर बांग्लादेश बना दिया। अब वो 3 बार हार चुका था, 47, 65 और 71। 71 में तो इतनी बुरी तरह से हारा कि हमने उसके 10 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा हमला करे, क्यों? वो समझ चुका था
कि बाप से पंगा ना लेना नहीं तो बहुत कूटेगा। तो उसने क्या किया, कारगिल से कारगिल में क्या होता है, सर्दियों में उत्तरी कारगिल जिला, सर्दियों में बर्फबारी हो जाती है, सेना नीचे उतर आती है। तो उसी का फायदा उठाकर उसने अपनी सेना को आतंकवादियों के वेश में, किसमें, आतंकवादी, उसने कहा नहीं, कभी नहीं कहा कि हमने हमला किया, उसने कहा आतंकवादियों ने हमला किया, उसने सेना भेज दी। आप समझिए, हमारे भेड़ चराने वाले थे, भेड़ चराने वाले, उन लोगों ने हमारी सेना को बताया, हमने अपनी सेना भेजी विक्रम बत्रा के नेतृत्व में। विक्रम बत्रा इतने बहादुरी से लड़े, इतनी बहादुरी से लड़े, आप पूछो मत। ये पता नहीं टेक्नोलॉजी वाले कितना डिस्टर्ब करते हैं, कोई कभी भी फोन कर देता है, हम नहीं उठाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद ही उठाएंगे, क्योंकि बात चल रही है हमारे शौर्य की, विजय की, विक्रम बत्रा की। भाई विक्रम बत्रा को हमने, विक्रम बत्रा ने इतनी बहादुरी से लड़ा, इतनी बहादुरी से लड़े, और पाकिस्तान, आप सोचो 6000 फीट पर कोई बैठा है, ऊपर से बम फेंक रहा है, हमें नीचे से जाना है, कितना कठिन था। हमने हार नहीं मानी, मैं तुमको भले ही ऊपर हो लेकिन धूल चटाएंगे नीचे, धूल चटाकर ही मानेंगे। हमने धूल चटाई, पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया, पानी पीने के लिए मजबूर, और वहां बर्फ पानी मिलता ही नहीं है, सीधा भागा, सीधा भागा, और हमने कारगिल जीत लिया। आज 24 साल हो गए इस बात को, समझ में आ गया, हम डेली बनाते हैं। आज समझ लो पाकिस्तान में मातम का माहौल होगा, मातम का, देख रहे होंगे कि हमारी हार कैसे हुई थी। हम हारते नहीं हैं, हम किसी को पहले छेड़ते नहीं हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर हमें कोई छेड़ दे तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं, इस बात को पाकिस्तान ध्यान रखना। इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं, उसे नालायक पाकिस्तान कहता हूं। क्यों, बच्चे नालायक ही होते हैं, और वो बच्चा बिल्कुल हमारा नालायक ही निकला, लायक है ही नहीं। इसलिए आज कारगिल दिवस है, सीना चौड़ा करके घूमो कि आज हमने पाकिस्तान को धो धो के मारा था। कैसे मारा था, धो धो के मारा था। कारगिल विजय दिवस की खुशियां मनाओ, और इसी खुशी के साथ हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और ज्योग्राफी में हमने आपको पढ़ाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने कल वीडियो में हेडिंग भी लिखी थी, रहस्यमयी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो रहस्यमयी पृथ्वी थी उस पर हमने घनत्व का अध्ययन कर लिया, दाब का अध्ययन कर लिया, ताप का अध्ययन कर लिया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हम पहुंचे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। हमने आपको तरंगें बता दी थी, और भूकंपीय तरंगों के बारे में भी बता दिया था। यदि आपको नहीं आता हो तो पछताना मत, हमारा लेक्चर 2 रहस्यमय पृथ्वी की आंतरिक संरचना YouTube पर डालना, और फटाक सीधे निकलेंगे अग्निपथ एकेडमी बाय विश्वेन सिंह का चुना करना, 30 मिनट देना। उसके बाद ये मान लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप चित्तपट कर दोगे। कैसे कर दोगे, चित्तपट डली होगी, और आप ये मान लो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना फिर आपसे अच्छी कोई नहीं जानता होगा। एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप कहोगे ले आंसर, ले आंसर, ले आंसर, अब मत पूछना। समझ में आया। अब देखते हैं भूकंप पर आधारित पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंप पर आधारित पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखनी है तो हमें देखनी होंगी सबसे पहले भूकंपीय तरंगें। ये मार्कर खराब हो गया, इस मार्कर का कोई काम नहीं है। कारण क्या है, जो लाया था वो भी खराब हो गया, जो इसको लेकर आया था वो भी गायब, और ये मार्कर भी गायब, तो हम इसको फेंक देते हैं। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अब हम दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं क्या, भूकंपीय तरंगें। अब देखें तो हम भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। एक होती है पी तरंग, एक होती है एस तरंग, एक होती है एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इसमें से मानो पी और एस तरंग को और एल तरंग को
पृष्ठीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं? पिंड तरंग। क्या कहते हैं? पिंड तरंग। और इसे पिंड तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गति करती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गति करती है। वहीं पर पृष्ठीय तरंगें पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं। पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं। अब आप एक बात बताओ, जो P और S तरंग हैं वो पिंड तरंग हैं, भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गति करनी। अब आपको ये मानो चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, तो आप पेट्रोल पंप पे जाओगे या दूध वाले के पास? इसी प्रकार हमें अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है तो हम P और S का अध्ययन करेंगे या L का? हम P और S का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आंतरिक संरचना में कौन घूम रहा है? अरे लोफर पंक्ति सीखनी है तो उस लड़के से पूछो जो गलियों में घूमता है। जो कमरे में बंद होकर पढ़ाई करता है उसे क्या पता गलियों में घूमने का मजा क्या होता है। समझे? इसका मतलब ये नहीं है कि आज से गलियों में घूमना शुरू। जो गलियों में घूम रहा है आज, वो समझ लो कोई करनी वसूली चलाएगा, कोई फावड़ा चलाएगा। हमें उनकी भी तो जरूरत है। सब पढ़ जाएंगे तो सब इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर मजदूरी कौन करेगा? तो उनको करने दो मजदूरी। तुम घर में बंद होकर क्या बनो? P और S तरंग बनो, इनका अध्ययन करते रहो। इतनी बात यदि आपने उतार ली तो अब एक बात बताओ, मैंने कहा भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की, P, S और L तरंग। मैंने कहा P, S तरंग को पिंड तरंग कहते हैं, L तरंग को पृष्ठीय तरंग कहते हैं। पिंड तरंगें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गति करती हैं, इसलिए P और S के आधार पर आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। P और S के आधार पर आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे। अगर दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट ये है, फिर मैंने बताया कि दर्द तुझे हो और चोट मुझे लगे। समझ में आ गया? दर्द तुझे हो चोट मुझे लगे उल्टा हो गया, मतलब चोट तुझे लगे और दर्द मुझे हो। समझ में आ गया? मतलब माँ बेटे का संबंध। किसका संबंध है? माँ बेटे का संबंध। और कुछ मत लेना, ये ना समझना कि मेरे बाबू सोना का संबंध है, नहीं, माँ बेटे का संबंध। तरंग की गति, तरंग में क्या होती है? गति होती है। तरंग की गति और घनत्व। तरंग की गति का घनत्व से सीधा संबंध। क्या संबंध होता है? सीधा, एकदम सीधा संबंध। कैसा होता है? मतलब ऐसा संबंध कि मैंने खाना खा लिया तो उसका भी पेट भर गया, ऐसा संबंध। समझ में आया? आप मत बनाना, भूखे मर जाओगे, ध्यान रखना। तो तरंग की गति का घनत्व से सीधा संबंध होता है। इसका मतलब क्या है? यदि तरंग की गति बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? घनत्व भी बढ़ेगा। और हम देखें, अगर पृथ्वी की सतह में अंदर की तरफ जाने पर P और S तरंगों की गति में वृद्धि होती है। क्या होती है? P और S तरंगों की गति में वृद्धि होती है। मतलब पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर क्या होता है? P व S तरंगों की गति में वृद्धि होती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका निष्कर्ष निकलेगा
मतलब कह सकते हैं इसका, अतः क्या लिखेंगे, अतः घनत्व में भी वृद्धि होगी। क्या होगी, घनत्व में भी वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपके कि भैया तरंग की गति का घनत्व से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। इस सीधे संबंध का मतलब क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर P और S तरंगों की गति में वृद्धि होती है। इस कारण हम कह सकते हैं घनत्व में भी वृद्धि होगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, अगर नहीं दिक्कत हो तो आगे बढ़ें। अगर कोई पदार्थ है, अगर उसका रासायनिक संरचना और संगठन समान है, तो मान लो जो तरंगों की गति है वो सीधे मार्ग, तरंगों की जो दिशा है वो सीधी रहेगी। आप मान लो कुछ संगठन, एक तरंग जा रही है तो हमेशा ऐसे ही चलती जाएगी। कब तक, जब तक उसकी रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना कैसी है, समान है। लेकिन जैसे ये समान की जगह असमान हुई, कैसे हुई, असमान हुई, इसकी ये टकराएगी और ऐसे करके, कोई 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 ऐसे करके, मैं वृत्ताकार मार्ग में चलेगी। समझ में आ गया। जब समान मिल जाते हैं, जब एक जैसे मिल जाते हैं तो लड़ाई नहीं होती, सीधे चलते हैं। जब लोग एक जैसे नहीं मिलते तो मुंह फोड़ते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं। फिर समझ में आ गया। ऐसे ही इनका सेम जो जीवन में होता है वैसा ही पदार्थों के संग होता है। तो आप कह सकते हो, कह सकते हो कि समान रासायनिक एवं भौतिक संरचना वाले पदार्थों में तरंग की गति एक समान, मतलब सीधी रहती है। कैसी रहती है, एक समान रहती है। तरंग का मार्ग बिल्कुल सीधा रहता है। तरंग की गति नहीं, मार्ग लिखना, हम भटक गए। तरंग का मार्ग सीधा रहता है, सीधा रहता है। हमको ये पता था, क्या पता था, कि अगर समान रासायनिक एवं भौतिक संरचना वाले पदार्थ हैं तो उनमें तरंग का मार्ग बिल्कुल सीधा रहेगा। कैसा रहेगा, सीधा। हमने तरंग का अध्ययन किया P और S का, ये सीधी थी ही नहीं। क्या थी, ये सीधी थी ही नहीं। ऐसे पृथ्वी थी, यहाँ पर एपी सेंटर था, ठीक, यहाँ से भूकंप निकला और यहाँ से क्या है, ये भूकंप जोन है। तो एक तरंग ऐसे जा रही है, 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 ऐसे ऐसे करके जा रही थी तरंगें। समझ में आ गया। सेम चित्र ऐसा ही बनता है। तो ऐसे ऐसे तरंग जा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि समान रासायनिक एवं भौतिक संरचना वाले पदार्थ नहीं है, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक परतों में असमान रासायनिक और भौतिक संरचना है। तो कहते हैं जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि तरंगों का मार्ग वृत्ताकार, कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। कैसा मार्ग है, वृत्ताकार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकाला हमने, इसका मतलब निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भौतिक एवं रासायनिक गुण असमान हैं, असमान हैं। कैसे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भौतिक और रासायनिक गुण असमान हैं, जिनमें नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। क्या होती है, घनत्व में
वृद्धि होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो दोबारा समझ लो, समान रासायनिक एवं भौतिक संरचना वाले पदार्थों में तरंग का मार्ग सीधा रहता है। जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि तरंगों का मार्ग वृत्ताकार है। इससे निष्कर्ष निकला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भौतिक एवं रासायनिक गुण असमान है। अतः जिनमें नीचे जाने पर क्या होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। कह सकते हैं कि असमान रासायनिक संरचना और भौतिक संरचना वाले पदार्थ में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में नीचे जाने पर क्या होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। क्या होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो अब आगे देखते हैं। क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भाई एक बात मुझे बताओ, जो पी तरंगे हैं और जो एस तरंगे हैं, पी तरंगें सभी माध्यमों में गमन कर सकती हैं, सभी माध्यम में गमन कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। लेकिन एस तरंगें, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ, केवल ठोस माध्यम में गमन कर, केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। ये बात हमें पता है, करती हैं। इतनी बात हमें पता है। आगे हम क्या देखा, हमने ये अध्ययन किया कि क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल तक पी और एस दोनों तरंगें मिलती हैं, दोनों तरंगें मिलती हैं। मतलब पी सभी माध्यम में गमन करती है, बल्कि करती है, और जो एस तरंग होती है वो केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। क्रस्ट और मेंटल तक पी और एस दोनों तरंगें मिलती हैं। मतबल क्या हुआ इसका, मतलब, मतबल मत लिखना, मतबल मत लिखना, मतलब लिखना। मतलब क्या हुआ इसका कि क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल ठोस हैं। कैसे हैं, ठोस अवस्था में हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इससे अध्ययन हुआ कि ये कैसे हैं, ठोस हैं, क्योंकि एस केवल ठोस में चल पाती है। कैसे चल पाती है, एस केवल ठोस में चल पाती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बातों से हमने पढ़ाया और वो याद करके ले आए। कुछ बच्चों में आदत क्या होती है, जब तक उनके मम्मी पापा से नहीं कहो कि ये पढ़ता नहीं है और वो एक बोरे की तरह उठा उठा के नहीं पटके हैं, तब तक वो याद ही नहीं करता, याद ही नहीं करता। ऐसे ही ये केवल ठोस में चल सकता है। किस में चल सकता है, ठोस में चल सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपके आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे इधर दिख रहा है, अगर इधर नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा, अबे जब दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे, जो दिखता है वही बिकता है। तो अगला हम देखते हैं। लेकिन मेंटल के बाद जैसे ही हम 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो एक हमें गुटरगु करने वाली अशांतता मिलती है, गुटेन वर्ग अशांतता। गुटरगु मत लिखिया ना कहीं, कौन सी मिलती है, गुटेन वर्ग अशांतत्य, अशांतता, गुटेन वर्ग अशांतता मिलती है 2900 किलोमीटर के नीचे जाने पर। पहले इधर समझ लो, अगर समझ लिया तो समझ लो लाइफ झिंगा लाला, नहीं तो फिर केवल लाला ही लाला। तो 2900 किलोमीटर के नीचे जाते हैं, वैसे क्या मतलब गुटेन वर्ग अशांतता। मैंने पढ़ाई थी गुटेन वर्ग अशांतता, रेप्टी मोह पढ़ाए थे। किस किस को याद है कि इसी जन्म में पढ़ाए थे, आप सच सच बताना नहीं याद हैं। अगर नहीं याद हैं इसका मतलब ये है कि आप घर पर जाकर जाते हो कॉपी एक तरफ और भूल जाते हो कि अग्निपथ एकेडमी कहीं है, और सीधे यहीं आते हो, तभी खोलते, अरे कॉपी है, ट्यूशन जाना है। क्यों, मम्मी पूछेंगी लली ट्यूशन क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। ऐसा ना करें, पढ़कर आएँ, पढ़कर आएँ। गुटेन वर्ग अशांतता, गुटेन वर्ग अशांतता ऊपरी कोर और निचली मेंटल को अलग करती है।
क्या करती है, अलग करती है। हम देखते हैं जैसे ही 2900 किलोमीटर नीचे गए पृथ्वी में गुटेनबर्ग अशांतता के बाद देखा कि एस तरंग गायब, क्या हो गई, गायब हो गई। अब एस तरंग नहीं मिल रही और पी तरंग की गति कम हो गई, गति कम हो गई। मतलब आपके घर पर पापा आते होंगे, भैया तो गायब हो जाता होगा और जो बहनें होंगी उनकी भी हरकतें कम हो जाती होंगी, है क्या नहीं, धीमे धीमे गति हो जाती है। मोबाइल भी दिखती हैं साइड से, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ऊपरी कोर है, क्या है, ऊपरी कोर, वो क्या है, द्रव अवस्था में। कैसी है, द्रव अवस्था में है, अवस्था में है। इतनी बात समझ में आई। ऊपरी कोर क्या है, द्रव अवस्था में है। क्यों, क्योंकि एस तरंग गायब होगी। अगर ठोस में तो चल सकती थी, भाई पृथ्वी के अंदर गैस नहीं है, या तो ठोस है या द्रव है। गैस तो क्या होता है, धीमे धीमे निकलती रहती है। गैस कहीं भी हो निकलना जरूरी है, अगर नहीं निकलेगी तो समझ लो दुर्घटना हो जाएगी। गैस कैसी भी हो उसकी व्यवस्था निकलने की हमेशा बनी रहनी चाहिए, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो चाहे वो आपके अंदर हो, गैस को पास होते रहना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। ऊपरी कोर द्रव अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही हम लेहमन अशांतत्य, ये लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम लेहमन अशांतत्य, लेकिन आपने ये भी ध्यान होगा, लेहमन अशांतत्य मैंने जब गुटरगु करना सिखाया था आपको, तभी कहा था गुटरगु तो करना, लेकिन नींबू मिर्ची और लगा लेना, जिससे आपके गुटरगु को नजर ना लग जाए। इसलिए मैंने गुटरगु के बाद सीधे क्या करा दिया, लेहमन दे दिया आपको। क्या दे दिया, नजर ना लग जाए, नजर लगी और गुटरगु आपकी पकड़ी गई तो फिर कुटाई होगी। व्यवस्था अच्छी वाली। और जे मान लो कि लड़की हुई तो घर के अंदर बंद, और लड़का हुआ तो फिर तो जे मान लो चप्पल उतरी और चालू मराई। लड़कों के संग एक समस्या है, उन पर कोई दया नहीं करता, कहते हैं कि तो लड़की है छोड़ दो। लेकिन जैसे ही लड़का देखा, हष्ट पुष्ट देखा तो और ज्यादा कुटा। इसलिए बच के रहना, लेहमन का सहारा लेते रहना। तो लेहमन अशांतता के बाद क्या आती है, आंतरिक कोर। क्या आती है, आंतरिक कोर आती है। और आंतरिक कोर में क्या होता है, पी तरंग की गति, पी तरंग की गति पुनः बढ़ जाती है, पुनः बढ़ जाती है, पुनः बढ़ जाती है। तो आंतरिक कोर क्या है, जमी हुई अवस्था में है, जमी हुई अवस्था में है, अवस्था में है। मतलब हमने इसे ठोस ना लिखकर, क्योंकि द्रव था, द्रव के बाद जमेगी, इसलिए जमी हुई अवस्था बोल दिया। क्या बोल दिया, जमी हुई अवस्था में है। अब आपने भूकंप शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ये देखा होगा कि हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता लगा लिया। तो हम कह सकते हैं कि भूकंप शास्त्र के पर आधारित अध्ययन के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का समुचित चित्र खींच सकते हैं, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। इसका अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ आपका भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप समझिए, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कर लिया खत्म। हमने जब पहली क्लास कराई थी वहाँ पर कहा था कि भू संचलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी पहाड़ बने हैं, जितने भी पर्वत बने हैं, जितने भी मैदान हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, वो सब ये है दोषी। कौन है, यही दोषी है, हमारा कोई दोष नहीं, इसका दोष है भू संचलन का।
अब भू संचलन को पढ़ता है, मतलब भू संचलन होता है पृथ्वी के अंदर, तो हमें पढ़ना पड़ेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैंने बताया, पहली क्लास में बताया कि भूगोल इंटरलिंकिंग होता है। कैसा होता है? एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे कॉन्वेंट स्कूल में होता है क्या, ये इससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग, नेट बना देते हैं, नेट। ऐसे ही क्या, भूगोल के टॉपिक आपस में जुड़े होते हैं, एकदम सटे होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए एक टॉपिक को पढ़ना है तो पहले उस टॉपिक को समझना होगा। भू संचलन की हम बात करें, भू संचलन को हमने बल की उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा। कैसे बांटा? बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर। अगर भू संचलन देखें तो बल की उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर देखें। अब एक बात बताओ, बल की उत्पत्ति के स्रोत अगर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर बल कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? एक उत्पन्न हो सकता है पृथ्वी के अंदर से और एक पृथ्वी के बाहर से। अगर हम देखें पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल, पहला क्या देखेंगे? पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल, और एक क्या होगा? बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल। क्या होगा? बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न बल को देखें तो इसे कहते हैं अंतर्जात बल। क्या कहते हैं? अंतर्जात बल। हाँ, अंतर्जात बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अंतर्जात, एंडोजेनेटिक कहते हैं, और इसे एक्सोजेनेटिक कहते हैं, मतलब बहिर्जात बल। क्या कहते हैं इसे? बहिर्जात बल। इसे बहिर्जात बल कहते हैं, इसे अंतर्जात बल कहते हैं। अब हम बहिर्जात बल को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अंतर्जात बल को। किसको पढ़ेंगे? जहाँ जहाँ मैं कोष्टक लगा दूं आप भी डिट्टो लगा देना। क्या करना? आप भी लगा देना, शर्माना नहीं। अब अंतर्जात बल देखें। अंतर्जात बल जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से उत्पन्न बल है। अब आप समझो कि जो अंतर्जात बल है वह क्या होता है? लंबवत और क्षैतिज संचलन। क्या करता है ये करता है लंबवत एवं क्षैतिज संचलन करता है। एक तो लंबवत संचलन करता है, लंबवत गलत हो जाता है, लंबवत संचलन करता है और क्षैतिज संचलन करता है। अब एक तो लंबवत और क्षैतिज समझते होंगे आप लोग, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अंतर्जात बल को देखें तो एक कम तीव्रता वाला बल और एक अधिक तीव्रता वाला बल, ऐसे करना दूर दूर। बहिर्जात को यहीं छोड़ देना, इसके नीचे लाइन कर लेना, ठीक है? तो बहिर्जात को बाद में समझाएंगे। एक है कम तीव्रता वाला बल, एक है अधिक तीव्रता वाला बल। एक क्या है? कम तीव्रता वाला बल, और एक है अधिक तीव्रता वाला बल। कम तीव्रता वाले बल को कहते हैं पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी संचलन। और अधिक तीव्रता वाले बल को कहते हैं आकस्मिक संचलन। इसे पटल कोष्टक में कर लेना, पटल विरूपणी को ऐसे कहते हैं आकस्मिक संचलन। इसे भी कोष्टक में कर लेना, आकस्मिक संचलन। अब पटल माने क्या होता है? जो पटल है हमारा पृथ्वी की सतह है,
इसका विरूपण करना, इसको बनाना। जैसे पर्वत, समझ में आ गया, जैसे आपके मैदान, जैसे आपके खाइयाँ, भ्रंश, ये पटल विरूपण करता है। क्या करता है? पटल का विरूपण करता है। मतलब ये क्या करता है? पटल विरूपण कम तीव्रता वाला बल है। आप समझिए एक लड़का जो 14 घंटे पढ़ लेता है एक दिन में, फिर वो 14 दिन नहीं पढ़ता, और एक लड़का जो 2-2 घंटे डेली पढ़ता है, लेकिन डेली पढ़ता है, आप बताइए 14 दिन वाला अधिक जानता होगा, 14 घंटे पढ़ने वाला या 2 घंटे डेली पढ़ता वो जानता होगा, लेकिन उसका मालूम नहीं पड़ेगा। ये है आकस्मिक संचलन। आप मानिए उसमें जो ज्ञान बढ़ रहा है वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, वो चुपचाप ज्ञान ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसका शोर रहेगा, कहेगा 14 घंटे पढ़ता था। अरे ये भी तो बता, डेली पढ़ता था या साल में एक बार है? ये क्या है? ये फुर्रा है। देखिए पप्पन फूले, देखे कैसे गर्म होने पे उलते हैं, वैसा ही है। हाँ, तो ये क्या है? दीर्घकालिक परिवर्तन। इससे क्या होते हैं? इससे होंगे दीर्घकालिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन, इससे दीर्घकालिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? इससे दीर्घकालिक परिवर्तन होंगे। और जो दीर्घकालिक परिवर्तन होंगे, इसकी पढ़ाई महसूस ही नहीं होगी, महसूस ही नहीं होगी। ये पढ़ता जाएगा, कल इसको वर्दी मिल जाएगी 2-2 घंटे पढ़ के, लेकिन महसूस नहीं होगी। अर्थात ये महसूस नहीं होते, महसूस नहीं होते, नहीं होते हैं, ये महसूस नहीं होते हैं। अगर हम इनकी बात करें, ये अल्पकालिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अल्पकालिक कालिक परिवर्तन, और ये महसूस होते हैं, महसूस होते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी आई, आप यहां पर नहीं, यहां लिख लेना, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी महसूस होती है, झटके महसूस होते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें ज्वालामुखी से शहर के शहर नष्ट हो गए। एक है भूकंप, ये भी महसूस होता है। एक है सुनामी। क्या है? सुनामी। ये क्या है? आकस्मिक, अचानक आ जाते हैं। आदमी रात में सो रहा था, उसकी आंख खुली तो एक मुकुट पहने हुए सींगों वाला खड़ा था, पूछ रहा था कौन कौन से पाप करके आए हो बाबूजी? क्या हुआ? भूकंप गिरा, छत गिरी और सीधा ऊपर। ये है आकस्मिक संचलन। समझ में आ गई बात? अब हम ये देखेंगे कि जो पटल विरूपणी संचलन है, इनको देखो यहाँ पर आ नहीं पाएगा। अगर आ नहीं पाएगा, ये आपने लिख लिया होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, पटल विरूपणी संचलनों को देखेंगे। पटल विरूपणी संचलन ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, आप नीचे ही लिखते रहना। पटल विरूपणी संचलन, इनके बारे में मैंने लिखा दिया है। पटल विरूपणी संचलन अगर देखें, ये 3 प्रकार के, हाँ उसी के नीचे, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, इन्हें कहते हैं विवर्तनिक संचलन। क्या कहते हैं? विवर्तनिक संचलन। संचलन एक होते हैं, उन्हें कहते हैं समस्थैतिक संचलन। क्या कहते हैं? समस्थैतिक, समस्थैतिक संचलन। और तीसरे होते हैं, उन्हें कहते हैं सुस्थैतिक संचलन। क्या कहते हैं? सुस्थैतिक संचलन। सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। जो विवर्तनिक संचलन होते हैं, इन विवर्तनिक संचलनों से क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति क्या होती है? पृथ्वी की सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। जैसे पर्वत सुना होगा आपने, पहाड़ सुना होगा आपने,
ये सब किससे बनते हैं? इन सब का निर्माण किससे होता है? इन सब का विवर्तनिक संचलन से होता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का संचलन किससे होता है? ये सब किससे बनते हैं? विवर्तनिक संचलन से इनका निर्माण होता है। समस्थैतिक संचलन क्या होता है? आपको ये नहीं पता होगा। क्या होता है? आप अगर 4 दोस्त हैं तो उनमें से 3 बहुत ऊधम मचाते होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो उस ऊधम को बराबर करता होगा, मतलब स्थिति को साध लेता होगा कि मार ना पड़े आप पर। सेम यही है, वो समस्थैतिक संचलन है जो इन्होंने किया है उसका भरपाई करता है। उसी क्या करता है? भरपाई करता है। मतलब समस्थैतिक संतुलन का उत्थान एवं अवतलन की प्रक्रिया में जो स्थल स्वरूप संतुलन की दिशा को प्राप्त किए करते हैं। क्या करते हैं? स्थल स्वरूप संतुलन की दिशा को प्राप्त करते हैं। तो लिख सकते हो स्थल स्वरूप, स्थल स्वरूप क्या करते हैं? संतुलन की दिशा को क्या करते हैं? संतुलन की दशा को, दिशा नहीं दशा को प्राप्त करते हैं, को प्राप्त करते हैं। स्थल स्वरूप संतुलन की दिशा को प्राप्त करते हैं। अब आप समझिए, जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, इनका निर्माण हुआ। अब कहीं पर पर्वत पठार का निर्माण होगा तो क्या होगा? उस पृथ्वी पर उस जगह दबाव बनेगा। क्या बनेगा? उस दबाव को संतुलित कैसे करना है वो कौन करेगा? ये करेंगे। कहते हैं पर्यावरण या पृथ्वी अपने को स्वयं संतुलित कर लेती है। इसी कारण अब ये सुस्थैतिक संतुलन क्या है? कुछ नहीं है, यही है। ये स्थल पे होता है, ये महासागर में। किसमें होता है? महासागर में। कहते हैं महासागर के तल पर समस्थैतिक संचलन ही सुस्थैतिक संचलन है। महासागर के तल पर समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? महासागर के तल पर समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। अर्थात भ्रंशन की क्रिया होती है, महासागरीय कटक का निर्माण होता है, महासागरीय तल का विस्तार होता है, उनमें संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। क्या करता है ये? उसमें संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। अब हमारी बात ये आ गई, इतनी आपको समझ में आए। तो अब देखेंगे विवर्तनिक संचलन। विवर्तनिक संचलन क्या होता है? अब आप मानिए बल की दिशा के आधार पर वर्गीकरण। अब बल या तो ऐसे लगेगा या फिर बल ऐसे लगेगा, या तो कैसे लंबवत लगेगा बल या फिर क्षैतिज लगेगा। तो बल की दिशा के आधार पर, बल की दिशा के आधार पर, बल की दिशा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक को क्या कहेंगे? एक को ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल, ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल, और एक को कहेंगे क्षैतिज दिशा में, उधर लंबा तो गया, क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल, क्षैतिज दिशा में उत्पन्न बल। ऊर्ध्वाधर दिशा में, हाँ लंबवत मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल, इसे कहते हैं इस जो बल है इसे कहते हैं महादेश जनक संचलन। महादेश जनक संचलन क्या कहते हैं? महादेश जनक संचलन। नहीं आ रहा इसमें? अब देखिए ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? महादेश जनक संचलन। महादेश जनक संचलन इसे कहते हैं। वहीं पर अगर क्षैतिज द्वारा उत्पन्न बल है तो इसे क्या कहेंगे? पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी
कारी संचलन, मतलब इससे पर्वतों का निर्माण होता है, उससे महाद्वीपों का निर्माण, किसका निर्माण होता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आपने कहीं मैदान देखा, कहीं पर आपने तल देखा, तो ये सब किससे निर्माण हो रहा है? इससे निर्माण हो रहा है। किससे हो रहा है? इससे निर्माण हो रहा है। अगर हम इतना आपने लिख लिया, अगर हम देखें, लिख लीजिए आप पहले, मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्वाधर महादेश संचलन क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में संचलन होता है, वहीं पर जो क्षैतिज संचलन होता है उसका पर्वत निर्माणकारी संचलन से कहते हैं। महादेश जनक संचलन होगा तो इससे दो बातें होंगी, या तो उत्थान होता है किसी चीज का, क्यों भाई, या तो कोई चीज ऊपर उठेगी, क्या होगी, या फिर उसका अवतलन, या वो चीज नीचे बैठेगी, क्या होगी, अवतलन। अब इनके कई नाम होते हैं, एक होता है निर्गमन, उत्थान होगा या निर्गमन होगा, निर्गमन, ये भी ऊपर उठना ही होता है, या फिर इसका निम्नजन, क्या होगा, निम्नजन होगा, निम्नजन होगा। एक नाम और होता है ऊपरमुखी, ऊपरमुखी होता है, और इसको कहते हैं अधोमुखी, क्या कहते हैं, अधोमुखी। अगर इतने नाम नहीं ध्यान रख सकते तो ध्यान रखना, एक को अपवार्ड, क्या कहते हैं, अपवार्ड कहते हैं इंग्लिश में, एक को डाउनवार्ड कहते हैं, डाउनवार्ड कहते हैं, एक को अपवार्ड कहते हैं और एक को डाउनवार्ड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम पर्वत निर्माण कार्य की बात करें तो पर्वत निर्माण कार्य में क्या होता है, या तो संपीड़न बल लगेगा, ये क्या लगेगा, संपीड़न बल, मतलब क्या है, इधर से एक लड़का आ रहा है, इधर से आ रहा और ऐसे करके टकरा जाएं और ऐसे करके खींचे, तो इसे बोलते हैं संपीड़न बल। क्या बोलते हैं, जब हम ऐसे करके टकराते हैं, ऐसे करके, जैसे मैं अपनी उंगलियों को ऐसे दबा रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, मेरी उंगली ऊपर की तरफ जा रही है, कैसे, ऊपर की तरफ जा रही है, समझ लो बन गया पर्वत। आपने सीख ली हिमालय की उत्पत्ति, ऐसे करके प्लेट थी, ऐसे बढ़ी ऊपर, पर्वत बन गया। ये होता है संपीड़न। क्या होता है, संपीड़न। एक होता है, एक और होता है उसे तनाव मूलक, तनाव मूलक, तनाव मूलक। देखो तनाव मूलक क्या होता है, एक आदमी इधर जा रहा है, एक इधर, तो बीच में क्या आ जाएगी, दरार आ जाती है। आप देखो आपके रिश्तों में तनाव आया तो क्या आएगी, तनाव आते ही चटकन, चटकन, पहले चटकन आएगी, क्या आएगी, चटकन आएगी, और दरार और बढ़ी, दरार और बढ़ी, तनाव और बढ़ा, तो चटकन क्या अब इसमें दरार में बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी, दरार में बदल जाएगी, और इससे आगे और गई, इससे, दिख रहा हूं मैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखो अगर अगर चटकन से दरार में बदली और तनाव और बढ़ा, तो मान लो भ्रंशन, मतलब तलाक हो गया, अब नहीं मिलेंगे, अब तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग, तुम जाओ इस रास्ते, हम जाएंगे इस रास्ते, दरार चटकन। और इसमें क्या होता है, संपीड़न, लोग मिलते हैं, उससे क्या होता है, वलन पड़ जाते हैं, वलन, क्या पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं, इसे कहते हैं वलन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं, वलन की प्रक्रिया होती है। इससे अपनति या अभिनति, या तो किसी के मिलने से जब वलन पड़ेंगे, या तो वो ऊपर उठ जाएगा या उसको बर्बाद कर जाएगी। तो क्या होता है, वलन क्या होते हैं, वलन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं वलन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपने पहाड़ों को देखा हो, ऐसे ही होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि महादेश संचलन में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक उत्थान और एक अवतलन। उत्थान में मैंने कराया उत्थान निर्गमन, और उसे क्या कहा मैंने, ऊपरमुखी संचलन।
ऊपर में ऊपर की ओर उठने वाला, और वहीं पर मैंने आपको एक तरफ कराया, वो अवतलन कराया, उसमें नीचे लिखा है निम्बजन, और उसे कराया मैंने अधोमुखी संचलन। क्या बोला? अधोमुखी संचलन बोला। मतलब क्या है? उत्थान की प्रक्रिया में क्या होता है? उत्थान की प्रक्रिया पहले ध्यान रखना स्थल खंड पर कहाँ होती है? स्थल खंड पर होती है। किस पर होती है? स्थल खंड पर होती है। जब स्थल खंड का कोई भाग ऊपर की ओर उठ जाए, क्या हो? ऊपर की ओर उठ जाए तो उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं, और यह उत्थान की प्रक्रिया होती है। वहीं पर जल के अंदर, महासागर के अंदर का कोई भाग ऊपर की उठ जाए तो उसे निम्बजन निर्गमन की प्रक्रिया कहते हैं, और इससे तटीय मैदान क्या बनता है? तटीय मैदान कहते हैं। उन दोनों प्रक्रियाओं को ऊपरमुखी संचलन कहते हैं। इसी का उल्टा होता है अवतलन की प्रक्रिया, निम्बजन का प्रक्रिया। अवतलन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? जो स्थल खंड है, स्थल खंड का कोई भाग नीचे धंस जाए, क्या हो? कोई भाग नीचे धंस जाए, उसे महाद्वीपीय बेसिन क्या कहते हैं? महाद्वीपीय बेसिन कहते हैं। वहीं निम्बजन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो आपके पानी के अंदर का भाग है उसमें से कोई भाग नीचे धंस जाए तो महाद्वीपीय मगन तट क्या कहते हैं? मगन तट कहते हैं। उस पूरी प्रक्रिया को अब अधोमुखी संचलन कहते हैं। ये बात ध्यान रखो ऑफलाइन वालों, अगर इतना हंसोगे तो हिंद वर्दी का सपना पूरा नहीं होगा, और ये वाला मारकर आपके सीधे चांद में जाके लगेगा और ऐसे करके माथे में गड़ जाएगा। पहना जरूर नहीं है, लेकिन इतनी गति से फेंका जाएगा सीधा छेद सिर में, और पता चल जाएगा लोगों के तुम्हारे सिर में भेजा है या नहीं। इस बात का ध्यान रखना, उतना हंसो जितना बाद में रोना ना पड़े। एक डायलॉग था, उतना मारना जितना तुझमें पिटने की क्षमता हो, नहीं तो मुझे मत मारना। ऐसा ही है कुछ। हंसना उतना चाहिए कि हमारी समझ में आता रहे। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। कल हमने जो जहाँ पर छोड़ा, हमने अभी पर्वत निर्माणकारी संचलन नहीं पढ़ा, उसमें बस इतना पढ़ा कि संपीड़न और तनाव होता है। संपीड़न में वलन बनते हैं, तनाव में क्या होता है? पहले चटकन आती है, फिर दरार होता है, फिर ब्रंसन होता है। ये वास्तव में क्या होते हैं, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, इस बात को हम कल की क्लास में समझेंगे। तो हमारा आज की जो क्लास है इसको यहीं पर हम रोकते हैं। कल आपसे हम फिर मिलेंगे। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सदैव खुश रहो, स्वस्थ रहो और मच्छरों से अपने को बचा के रखो, क्योंकि डेंगू और मलेरिया ना हो। एक बात ध्यान रखना, आस पास हरियाली को बढ़ाते रहो। एक व्यक्ति एक पेड़, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, क्या कहा था? किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए, सोचो दुनिया में कितनी हरियाली हो। इसे पेड़ों की रक्षा करो, जानवरों पर दया करो, और अपने गुरुओं के, माता पिता की हमेशा आज्ञा का पालन करते रहो। अगर पढ़ाई करते हो तो मन से करो, वर्दी का सपना पूरा करते रहो। और मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे वीडियो को लास्ट बात भूलना नहीं, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको विद्या रानी की कसम। जय हिंद, जय भारत।